देख रहे हैं एडीआर। मैं रविरंजन और आज के हमारे जो मेहमान हैं इनका नाम है शिवशंकर सिंह। ये कोई पहचान के मोहताज नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार और बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले शिवशंकर सिंह हैं। और जैसा कि जान रहे हैं कि प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। 13 फरवरी को नीतीश कुमार जी का आगमन गया में हो रहा है और गया में इमामगंज विधानसभा में भी। और नीतीश कुमार से क्या चाहते हैं इमामगंज की जनता और क्यों नीतीश कुमार को इमामगंज की जनता हर बार की तरह इस बार भी उपचुनाव में उनकी गठबंधन की पार्टी को जिताई है, इस पे चर्चा करेंगे। और क्या यहाँ के लोगों की मांग है उनसे, इस पे भी चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो है न्यूज चैनल है जी एडीआर, तो उस चैनल को और आप उसके माध्यम से आए हैं तो आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप इलाके की जन समस्याओं की ओर समाज का और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत के आधार पर जी जब से उनका अभ्युदय हुआ राजनीति में, तब से यह इलाका उनके पक्ष में खड़ा है जी और लाख झंझावातों के बीच में भी इनके पतवार को थाम करके यह इलाका आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, सादर स्वागत है उनका इस जिले में, इस इलाके में, इस क्षेत्र में। और वो जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है उसके बीच में इमामगंज की धरती पर वो आ रहे हैं जो जगलाल महतो की धरती रही है। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो बगल के मैगरा गांव के बगल में आपको करमौल गांव के रहने वाले थे और यह इलाका उन्हीं के धरती के नाम से विख्यात है। संयोगवश जब वो विधायक थे 52 से लेकर 57 तक, तब इस इलाके में स्कूल, पुल, पुलिया इत्यादि नहर वगैरह बने थे। उसके बाद लगातार कई वर्षों तक कोई काम नहीं हुए और विधायक होते गए, आते गए, जाते गए। लेकिन अब इस इलाके में भी थोड़ी बहुत जागरूकता आई है और लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इस इलाके में कुछ ऐसा विकास करके दिखाए जो वर्षों से ये पिछड़ा इलाका अपने पुराने तेवर की ओर आवे और वो जगलाल महतो की धरती जगलाल महतो के रूप में स्थापित हो। सर एक सवाल यह भी उठता है, आपने अभी बोला कि 1952 से 57 तक जगलाल महतो इस क्षेत्र का नेतृत्व किए, उनके कार्यकाल में कुछ विकास हुआ, लेकिन उनके बाद जो विधायक हुए और जो विकास काम होना चाहिए था इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया, क्या कारण था सर? देखिए श्रीमान, ऐसा है कि इस इलाके में ही नहीं पूरे बिहार में दो ताकतें हमेशा प्रभावी रही हैं जी, बल्कि सामंतवादी शक्ति और विकासवादी शक्ति दोनों की पहचान करने में जनता कभी कभी भूल कर देती है। और जब जब विकासवादी शक्तियाँ प्रबल होती हैं तो ठीक उसके पीछे सामंतवादी शक्तियाँ उनको पछाड़ कर और प्रभावी हो जाती हैं। और यही कारण है कि जगलाल महतो के बाद लगातार जो 3-4 विधायक हुए उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े काम का ढींग हाँकते रहे। और ये इसी को पाखंडवाद भी कहते हैं कि आपको काम करने की बात तो करेंगे लेकिन काम करेंगे नहीं। और उसके बाद में बहुत मुश्किल से 30-35 वर्षों के बाद इस इलाके में एक विधायक आए जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि काम उनका जो नाम है काम ही बोलता है। गांव गांव में उनका शिलालेख लगा हुआ है, पुल, पुलिया, हाईवे इत्यादि तमाम चीज, बिजली 24 घंटा, हर गांव में पक्की सड़क उनकी पहचान है। तो नाम लेने से क्या होगा। लेकिन जब उनकी विकास की लहर इस इलाके में चल रही थी तो फिर पाखंडवादी शक्तियाँ जो सामंतवादी का पोषक है वो प्रभावी हुई और फिर वो विकासवादी व्यक्ति हार गए। और फिर जो है पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि काम के आश्वासन तो बहुत होते हैं, यहाँ तक कि यह जो कुछ पुल पुलिया है, पननिया है, आपको रजकेल है, भागर है,
तो इन जगहों पर पुल बनाने के शिलान्यास के हर अप्रैल में ऐलान किए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन दिया जाता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमेशा ऐलान पर ऐलान, ऐलान पर ऐलान, आश्वासन पर आश्वासन। लेकिन इन जगहों पर जो जनहित में बड़े ही उपयोगी पुल हैं, इनके बिना इस इलाके का विकास अधूरा है। एक भी पुल में कहीं काम नहीं लगा है। सर, आप इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, घूमे हैं, और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, नीतीश बाबू से उम्मीद इस इलाके को बहुत है जी, क्योंकि यह इलाका आपको पिछड़ा हुआ है। उसका कारण तो हम बता चुके जी, कि जब जब आपको सामंतवादी शक्तियां प्रबल होती है तो विकास के काम यहाँ पीछे पड़ जाते हैं, और जब जब विकासवादी शक्तियां आती हैं, प्रभावी होती हैं, तो उनको अफवाह के माध्यम से उनको पछाड़ दिया जाता है। तो जगलाल महतो की धरती पर जब नीतीश बाबू आ रहे हैं तो बड़ा संयोग की बात है। संयोग की बात यह है कि इस इलाके में जब तक कि प्रशासनिक यूनिट, जिसको जिला बोलते हैं, जी, गया जिला को विभाजित करके इमामगंज को, एक इमामगंज है, डुमरिया है, मैगरा है, बांके बाजार है, आमस है, कोठी है, इन तमाम जगहों को मिलाकर एक जिला बनाया जाए। और जिला बनाने के बाद जब जिलाधिकारी इमामगंज की धरती पर बैठने लगेंगे तो विकास के काम जो यहाँ सदियों से पिछड़ा हुआ है गति पकड़ेगा, और जगलाल महतो की धरती जो देश के आज़ादी में अहम भूमिका निभाया था, उनकी धरती अपने विकास के गति को प्राप्त होगा और इस इलाके के लोग भी खुशहाल होंगे। इसलिए हमारा मांग है कि नीतीश बाबू जब आ रहे हैं तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और इमामगंज को जिला बनाने के अपने ही वादे को पूरा करने की कृपा करें। आप कह रहे हैं अपने ही वादे, क्या उन्होंने वादा किया था जिला बनाने वह का? दौर था फील्ड फायरिंग रेंज के समापन का। जी, इमामगंज की धरती पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी आए थे, रेल मंत्री थे। इन्होंने 2 बड़े आश्वासन दिए थे कि जब मैं पुनः मुख्यमंत्री बनकर आऊंगा और कोई जिला बनेगा बिहार में तो पहला जिला होगा जब इमामगंज को जिला घोषित किया जाएगा और बनाया जाएगा। और दूसरी बात कहा था कि मैं लौट कर यहाँ से जाऊंगा जब दिल्ली रेल मंत्रालय में, तो यहाँ का जो रेलवे लाइन बनना है जो जरूरी भी है जनहित में है विकास के लिए, तो डाल्टनगंज तक आपको गुलारू गया गुलारू सरघाटी इमामगंज डुमरिया होते हुए डाल्टनगंज तक रेलवे लाइन का मैं निर्माण को हरी झंडी दूंगा। और वो जो अधूरी लाइन है, जो सुनते हैं कि वो प्रस्तावित है, नक्शा भी प्रकाशित है, लेकिन वह रेलवे लाइन आज तक बन नहीं सका, जबकि मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा किया। इसलिए हम कहते हैं कि जिला के प्रति उनका जो आश्वासन है वो निश्चित रूप से आपकी बात पूर्ण होगा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता की इस मांग को जरूर पूरा करें। नीतीश कुमार कृषि रोड मैप लेकर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। कृषि रोड मैप इसलिए कि कृषि का विकास कैसे किया जाए। तो आपको नहीं लगता है सर कि इमामगंज में भी कृषि महाविद्यालय की स्थापना? आपको इस मुद्दे पर हमारा यह कहना है कि यह इलाका में 80% लोग किसान और मजदूर हैं। जी बिल्कुल। जिनके रोजगार का एकमात्र साधन खेती है। तो खेती के विकास के लिए यहाँ पर रिसर्च की जरूरत है। तो एक कृषि महाविद्यालय ही नहीं बल्कि उसमें रिसर्च सेंटर भी हो। और नीतीश कुमार जी के लिए बाएं हाथ का खेल है। इस इलाके में जो जबरदस्त इनका समर्थक भी है, और इस इलाके में किसानों की संख्या है, मजदूरों की संख्या है, बेरोजगारी भी यहाँ बढ़ी हुई है। इन तमाम बातों के निदान के लिए इमामगंज में एक कृषि विश्वविद्यालय बने, कृषि महाविद्यालय बने, और वो रिसर्च सेंटर के रूप में भी विकसित हो। और इसकी हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कृषि मैप के अंदर वो आता है। और जिस इलाके की भूमि उपजाऊ हो, जिस इलाके में छोटी छोटी नदियों की घाटियां हों, दलदल मिट्टी हो, कृषक भी आगे बड़े मेहनती हैं, रात दिन खेती के काम में लगे हुए रहते हैं।
फिर भी उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम लोग बहुत जमाने की जो खेती है उसी खेती में से हम लोग आगे परंपरागत खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती कर रहे हैं, जबकि आजकल वैज्ञानिक खेती की जरूरत है। तो वैज्ञानिक बातें तो तब होगी जब लोगों को इसकी जानकारी दी जाए, और जानकारी तब मिलेगी जहाँ पर कृषि संबंधी शिक्षा दी जाए। तो उससे कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय से बेहतर संस्थान और क्या हो सकता है, जहाँ रिसर्च सेंटर भी रहे। एक बात और सर, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन एक नाम और जुड़ा है उनके साथ, भगीरथ, जो कि गंगा के जल को प्रवाह को फल्गु नदी तक जोड़े हैं। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मामला तो बहुत ही पुराना है जी। और बहुत ही आप मैंने कहा जाए कि जनहित का मामले को आपने रखा है, क्योंकि इस इलाके में की जो धरती है वो पहाड़ी है, दलदल मिट्टी है जरूर, लेकिन उसको चाहिए सिंचाई जी। और धरती का पानी सूख गया। उसका वजह अनेक है, कुछ वर्षा घट गई, कुछ वन विभाग की कृपा से जंगल उजड़ गए, और जो बचे हुए थे बालू जिसे भूगर्भ जल स्थिर था वह भी बिक रही है और बिक गया। तो यहाँ पर हम मांग रखेंगे कि ये जो बालू की जो तस्करी और नीलामी ये ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, इस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं लगेगा तो इलाका में पेयजल भी संकट में पड़ जाने की पूरी संभावना है। और इस दिशा में जन आंदोलन भी चल रहे हैं, इसलिए बालू पर तो तुरंत प्रतिबंध लगे। कैसा प्रतिबंध भाई? तो चूंकि यहाँ पर बालू ज्यादा है नहीं, स्थानीय उपयोग से ज्यादा नहीं है, और तब 1 मीटर बालू 2 मीटर बालू उठाने के टेंडर हो जाते हैं, उसके आड़ में बालू की तस्करी होती है। नतीजा होता है कि धरती का पानी सूख रहा है और सूख चुका है। अब इसके समाधान के लिए जो हमारे जो नीतीश बाबू हैं, इनके द्वारा जो गंगा नदी के पानी को फल्गु नदी में लाया गया, अगर उसको मोरहल नदी तक ले आया जाता नहर के माध्यम से, जैसे पटना से लाया गया, तो जगदो बाबू का भी सपना पूरा हो जाता, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ का नियंत्रण वो चाहते थे। वो कैसे होगा नियंत्रण? तो बाढ़ वाले इलाके का पानी को सुखाड़ वाले इलाके में ले आया जाए। जी। एक तो यह विकल्प है। दूसरा है जो इस इलाके के लिए खास तौर से है कि सोन नदी से नहर निकाल के कविशा नदी होते हुए, सुरहर नदी होते हुए मोरहर नदी में लाके सोन नदी और सुरहर मोरहर लिंक नहर का निर्माण किया है। तो लिंक नहर जो होगा वो तो सालों भर पानी रहेंगे, तो धरती का जल भी, भूगर्भ जल लेयर भी स्थापित हो जाएगा और कृषि को सिंचाई का साधन भी मिल जाएगा। और तब इस इलाके में जो मेहनती लोग हैं उनके मेहनत का फल मिलेगा, और एकाएक यह इलाका खेती के मामले में आपको पूरे बिहार में सिरमौर बन के उभरेगा, ये हमारा पूरा विश्वास। सर, आपने जगलाल महतो के नाम लिया, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नीतीश कुमार एक अच्छा काम किए कि अनुमंडल परिसर में जगलाल महतो का प्रतिमा लगाने का काम किए, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का मांग है कि जो स्टेट हाईवे है उनका नामकरण इस पे किया जाए। यहाँ के इसके बारे में कई लोगों ने चिट्ठी भी लिखा उनके पास, फिर अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, 2-3 नाम ऐसे हैं इस इलाके में जी, जिनका नाम यहाँ के कण-कण में बसा हुआ, जिससे पहला नाम है जगलाल महतो का। जगलाल महतो का एक एक व्यक्ति, एक एक इंच भूमि यहाँ की ऋणी है, और इस जगलाल की धरती को सींचा फिर उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने, और लोगों को चलने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए सिखाया। और फिर तीसरा नाम जो आता है वो आता है उदय नारायण चौधरी, जिसने अविकसित क्षेत्र को विकास के लाइन पर खड़ा कर दिया, और जब तीव्र गति से दौड़ना था तो हम लोग उनको छोड़ दिया। तो हम समझते हैं कि इन 3 नामों के बीच में जगलाल महतो का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी लड़ाई जब हुई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई, तो उसमें वो मगध के गांधी के नाम से विख्यात थे, और उनका नाम अमर हो, इसके लिए इससे बेहतरीन बात और क्या होगी कि जो हाईवे उदय नारायण चौधरी और नीतीश बाबू के प्रभाव से बना है, और वह जो सड़क है हाईवे 69
69 नंबर का जो आपको डुमरिया से चल के पटना को पहुंचता है, उस सड़क का नाम जो है सो जगलाल बाबू के नाम पर हो, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि वह सड़क धन्य हो जाएगा अगर जगलाल बाबू के नाम से वो जाना जाए। इसलिए हम तो यह मांग रखते हैं, बल्कि वे याचना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अगर थोड़ा सा अपने धरती के पुत्र जो मगध के गांधी थे, जगलाल महतो स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पर यह जो 69 नंबर का स्टेट हाईवे है उसका नाम जगलाल महतो के नाम से जोड़ दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और इमामगंज, खास करके जब इमामगंज में आ रहे हैं तो इमामगंज की जो ज्वलंत और जनहितकारी जो समस्या था उनको रखने के लिए धन्यवाद। और पुनः एक बार आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और नीतीश बाबू आ रहे हैं, उनका सादर स्वागत है। और इस इलाके के विकास के लिए वो जो कुछ भी करेंगे वो हम लोग उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि वो आवे और इस इलाके के जो मध्यम पड़ा हुआ है विकास की गति उसको तेज करने की कृपा करें। धन्यवाद सर।